स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम करने वाले हैं पीवाईक्यू ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, आपको उनको किस अप्रोच लगाकर सॉल्व करना है। ठीक है, ये वीडियो बनाने का और ये बैच चलाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको पता चले सबसे पहले तो कि किस टॉपिक से, किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और दूसरी बात मैं आपको बता सकूं कि आप है ना कौन कौन सी अलग अलग अप्रोचेस लगाकर है ना ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको टॉपिक आता है, क्वेश्चन पता है, तब तो ऑब्वियसली आप सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन अगर आपको वो टॉपिक नहीं भी पता है तो भी कुछ क्वेश्चंस आप अपनी जनरल एबिलिटी से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर कुछ आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जिनका अगर हम यूज करते हैं तो अगर हमको आंसर नहीं भी आता है लेकिन थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो भी हम तुक्का लगा के, जिसको बोलते हैं तुक्का लगाना, तो वो तुक्का लगा के भी हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में ही बेसिकली इस बैच के अंदर आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्चर में कॉज साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन द पार्टिसिपेंट ऑफ अ स्टडी, यानी कि अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सा है, एज है, रेस है, सेक्स है, या फिर एटीट्यूड है, आयु, नस्ल, लिंग, या फिर अभिवृत्ति। इनमें से कौन सा आपका जो एस्पेक्ट है वो रिसर्चर में कॉज साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन द पार्टिसिपेंट, यानी कि पार्टिसिपेंट्स के अंदर रिसर्चर जो है इनमें से किसकी वजह से उनके मनोसामाजिक प्रभाव, यानी कि मनोसामाजिक यानी कि उनके साइकोलॉजी पे प्रभाव डाल सकता है, साइकोलॉजी पे इफेक्ट डाल सकता है रिसर्चर, तो वो है आपका एटीट्यूड। अब रिसर्चर का एटीट्यूड किस तरीके का है, उसकी अभिवृत्ति कैसी है, ठीक है, उससे जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी पे असर पड़ सकता है। अगर आपका रिसर्चर अच्छा है तो उनकी साइकोलॉजी पे वैसा ही असर पड़ेगा, अगर रिसर्चर अच्छा नहीं है तो उनकी साइकोलॉजी पे वैसा ही असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आयु क्या है, उसकी रेस क्या है, उसका लिंग क्या है ना, ये जेंडर क्या है, ये सब कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं डालते हैं साइकोलॉजी पे बजाय एटीट्यूड के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेंट और सब्जेक्ट वेरिएबल कैन बी, यानी कि प्रतिभागी अथवा विषय चर का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण हो सकता है। आपको बताना है कि सब्जेक्ट वेरिएबल कौन सा है इनमें से। ठीक है, आपको बताना है कि सब्जेक्ट वेरिएबल कौन सा है, टाइम ऑर्डर, रिकलेक्शन, पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफ अ पर्सन, या फिर मैनिपुलेशन, समय व्यवस्था, स्मरण, किसी व्यक्ति का राजनीतिक संबंध, या फिर छल योजन। तो आपका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफ अ पर्सन होता है, किसी व्यक्ति की राजनीतिक संबंधन होता है, वो आपका सब्जेक्ट वेरिएबल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आपका जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट वेरिएबल, वो होता क्या है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने लगाया हुआ है, participant variables can be operationalized as the differing individual characteristics that may impact how a participant responds in an experiment. ठीक है, example of participant variable includes gender, age, ethnicity। ये आपके example है, आप इनको नोट डाउन कर लेना, आपसे एग्जाम में वापस से पूछ सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट वेरिएबल के एग्जाम्पल्स कौन कौन से। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्टिसिपेंट वेरिएबल कैन बी ऑपरेशनलाइज्ड एज द डिफरिंग इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट में इम्पैक्ट हाउ अ पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड्स इन अ एक्सपेरिमेंट, यानी कि आपके सब्जेक्ट वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या है, या फिर आपके पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स होते क्या हैं। ऐसे वेरिएबल एक इंडिविजुअल की ऐसी विशेषताएं, इंडिविजुअल की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या करती है आपके एक्सपेरिमेंट में, क्या करती है, पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स उसको इम्पैक्ट करती है। ठीक है, आपकी जो आपके है ना इंडिविजुअल है उनकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट में इम्पैक्ट हाउ अ पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड, आपका जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है, आपके जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी ऐसी विशेषताएं जो ये इम्पैक्ट करती है, जो ये प्रभाव डालती है कि जो पार्टिसिपेंट है वो एक्सपेरिमेंट में किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, ये होते हैं आपके पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जेंडर, कि भाई आपका जेंडर कैसा है, आपका एज ग्रुप कौन सा है, आपकी एथनिसिटी कैसी है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, आपका है ना लिटरेरी स्टेटस यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हो, एज क्या है आपका, मार्शल स्टेटस यानी कि आप है ना आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपका रिलीजियस स्टेटस, आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये सारे क्या है, ये सारे आपके पार्टिसिपेंट वेरिएबल है जो कि आप एक्सपेरिमेंट, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स जो है उन पे किस तरीके से प्रभाव डालेगा, ये सारी चीजें वो है आपके पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर सी जो था वो इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, extent to which a measure yields the same score across different times group of people or version of instrument is called। किसी माप में अलग अलग समय लोग समूह मापन के प्रकार जिस सीमा तक एक ही प्राप्तांक देते हैं उसे क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, या फिर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी।
विश्वसनीयता, रचना वैधता, विषय वस्तु की वैधता या फिर भविष्य सूचक वैधता। यानी कि आपसे क्या पूछा है कि एक्सटेंट टू विच अ मेजर यील्ड्स द सेम स्कोर एट डिफरेंट टाइम्स। आप कोई स्टडी कर रहे हो, उसका आपको बार बार आपने अलग अलग डिफरेंट टाइम्स में, यानी कि आपने अलग अलग सीमा में, है ना, अलग अलग टाइम में, अलग अलग आपने, है ना, समय में उसकी स्टडी करी है, लेकिन उसका जो स्कोर है, उसको जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, सेम आया है, समान आया है। तो ये क्या होती है, रिलायबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है, या फिर आपकी प्रिडिक्टिव या इसका मतलब क्या है, भविष्य सूचक वैधता होती है। तो आपका रिलायबिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है विश्वसनीयता, ये इसका सही आंसर है। अब रिलायबिलिटी होती क्या है, ये आपकी जो, है ना, रिसर्च है उसमें आपके 12 विशेषताएं दे रखी है, ठीक है, 12 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, उनमें से एक विशेषता है आपकी रिलायबिलिटी, ठीक है, एक विशेषता है आपकी रिलायबिलिटी। अब ये रिलायबिलिटी होती क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब है कि मैं अगर कोई टेस्ट कर रही हूँ, मैं अगर कोई रिसर्च कर रही हूँ, कुछ भी मैं कर रही हूँ, उसका मैंने अलग अलग टाइम पे मैं उसको चेक कर रही हूँ कि भाई जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने मेथड लगाया है, क्या वो सही है या फिर नहीं है। तो अलग अलग टाइम पे मैं उसको चेक कर रही हूँ, लेकिन चेक करने पे आंसर हर बार सेम ही आ रहा है। पहली बार मैंने कुछ मेथड लगाया और जो मेरी रिसर्च थी उसका मैंने आंसर निकाला, तो सपोज कोई एक्स उसका आंसर निकल के आया है। दोबारा से मैंने अगला, है ना, मेथड यूज करा और फिर से उसको टेस्ट करा, अगेन आंसर एक्स ही आ रहा है। तीसरी बार मैंने चेक किया, अगेन आंसर एक्स ही आ रहा है, यानी कि सेम आंसर आ रहा है ना। अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे मैंने क्या करा है, उस टेस्ट को चेक करा है, लेकिन चेक करने पे यहाँ भी सेम आंसर, यहाँ भी सेम आंसर, यहाँ भी सेम आंसर। इससे क्या कह सकते हैं हम, मेरी रिसर्च में रिलायबिलिटी है, मेरी रिसर्च में विश्वसनीयता है। तो यहाँ पे यही पूछा था कि भाई हम किसी कुछ मेजर कर रहे हैं, हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पे हम उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन सेम स्कोर आ रहा है, बार बार हमको सेम आंसर मिल रहा है, तो वो क्या है, रिलायबिलिटी है। बिल्कुल, वो आपकी विश्वसनीयता दिखाती है, ठीक है, वो आपकी रिलायबिलिटी होती है। लेकिन कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, ये आपकी वैधता के प्रकार है, ठीक है। वैधता जो है वो भी आपकी रिसर्च की एक विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। अब आपकी वैलिडिटी होती क्या है, आपकी जो वैधता है वो होती क्या है। वैलिडिटी का मतलब है कि मैं रिसर्च में क्या करना चाहती हूँ और मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ, इन दोनों में कितना अंतर है या फिर दोनों कितने समान है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिसर्च में चेक करना चाहती हूँ कि बच्चों की फिजिकल ग्रोथ जो है वो किस तरीके से, है ना, बच्चे जो है वो फिजिकली किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, या फिर कौन सी चीज़ है जो उनकी फिजिकल ग्रोथ को, है ना, अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये मेरे को उनकी फिजिकल ग्रोथ के बारे में बेसिकली चेक करना है। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मैं उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ रही हूँ जो उनकी मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए सवाल पूछ रही हूँ, उनके इमोशनल स्टेटस से जुड़े हुए सवाल पूछ रही हूँ, उनके इकोनॉमिक स्टेटस से जुड़े हुए सवाल पूछ रही हूँ, उनके रिलीजियस स्टेटस क्या है उससे जुड़े हुए सवाल पूछ रही हूँ। क्या इनमें से कहीं पे भी आपको किसी में भी फिजिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल दिखा? नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैं करना कुछ और चाह रही थी, चेक करना था मेरे को बच्चों के फिजिकल ग्रोथ के बारे में, उनके शारीरिक जो ग्रोथ होती है उसको चेक करना था, लेकिन कर क्या रही हूँ, उनकी मेंटल ग्रोथ को देख रही हूँ, उनकी इमोशनल ग्रोथ को देख रही हूँ, उनके रिलीजियस और इकोनॉमिक स्टेटस को देख रही हूँ, यानी कि करना कुछ और चाह रही थी, कर कुछ और रही हूँ। तो ये क्या है, मेरी रिसर्च में वैलिडिटी नहीं है, मेरी रिसर्च में वैधता जो है वो नहीं है, ठीक है। तो यही होती है आपकी वैलिडिटी, और ये सारे आपके अलग अलग प्रकार है, यानी कि वैलिडिटी के अलग अलग टाइप्स है। कंटेंट वैलिडिटी होती है, एक कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है, एक प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है, काफी अलग अलग टाइप्स की वैलिडिटी भी आपकी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन से मैं आपको काफी अलग अलग टॉपिक्स बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आपको दो कथन दिए हुए हैं, पहला कथन और दूसरा कथन, और आपसे पूछा है कि आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन क्या बोल रहा है, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग इज हेल्पफुल व्हेन पार्टिसिपेंट बिलोंग टू हार्ड टू रीच ग्रुप। यानी कि हिंदी में क्या लिखा है, स्नोबॉल प्रतिचयन यादृच्छिक प्रतिचयन का एक प्रकार होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग आपने, है ना, रिसर्च में पढ़ा होगा, आपकी अलग अलग प्रकार की सैम्पलिंग्स होती है, ठीक है। हम जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो दो तरीके के हमारे पास में मेथड होते हैं, एक होता है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी, एक होता है हमारे पास में नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है, ठीक है, जो स्नोबॉल आपका प्रतिचयन है वो आपका यादृच्छिक प्रतिचयन का ही एक प्रकार होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग का प्रकार होता है, रैंडम यानी कि प्रोबेबिलिटी वाले का प्रकार होता है क्या, ठीक है। फिर आपको बताना है कि दूसरा कथन क्या बोल रहा है, दूसरा कथन पूछ रहा है कि स्नोबॉल प्रतिचयन उस स्थिति में सहायक होता है जब प्रतिभागी ऐसे समूह से संबंधित होते हैं जिन तक पहुंचना कठिन होता है, ठीक है। तो पहला कथन तो गलत है,
स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी मेथड में नहीं आता है, वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में आता है। ठीक है, अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी में कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में भी कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी का प्रकार नहीं है, वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी का प्रकार है। तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग हम तब करते हैं जब हम हमारे पार्टिसिपेंट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं आसानी से। तो ये बात सही है। हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कब करते हैं? जब हम हमारे पार्टिसिपेंट्स तक हमारी जो पहुंच है वो आसान नहीं होती है, तब हम करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब ये होती क्या है स्नोबॉल सैम्पलिंग? हमको अगर सैंपल चूज करना है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना सैंपल चूज किस तरीके से करूँ, या फिर सैंपल तक पहुंचना मेरे लिए आसान नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे को ये चेक करना है कि बच्चे जो है वो कितने बच्चे जो है वो आजकल ड्रग्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ड्रग्स जो बच्चे लेते हैं वो मेरे को आसानी से कहीं पे भी नहीं मिल सकते हैं। कुछ उनका ग्रुप होगा, वो बच्चे मुझे बता पाएंगे कि भाई हाँ यहाँ पे ये ग्रुप है, ये सभी वो वही बच्चे हैं जो ड्रग्स लेते हैं, या फिर वो वहां पे भी कुछ बच्चे रहते हैं जो है ना ड्रग्स लेते हैं। यानी कि मुझे हर जगह पे वो बच्चे नहीं दिखेंगे जो वाकई में ड्रग्स लेते हैं, लेकिन जो बच्चे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इस समूह से जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं, वो मुझे उन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरे को अपने पार्टिसिपेंट्स में पहुंचने में है ना, पहुंच जो है मेरी उन तक वो आसान नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने एक ऐसे बच्चे को चुन लिया, एक ऐसे बच्चे को चूज कर लिया जो मुझे बताएगा कि भाई हाँ उस गली में कुछ बच्चे हैं जो ड्रग्स लेते हैं, उनका वहां पे ग्रुप है। तो मैंने उसको चूज कर लिया, उसने मेरे को आगे 2 बच्चे और बता दी कि भाई वहां और वहां भी बच्चे हैं जो ड्रग्स लेते हैं। अब ये जो 2 बच्चे हैं, इन्होंने मेरे को आगे जाके 2-2 बच्चों के बारे में और बता दिया। ठीक है, यानी कि इन्होंने मेरे को आगे जाके 2-2 बच्चों के बारे में और बता दिया, फिर इन्होंने आगे जाके और 2-2 बच्चों के बारे में बता दिया। तो ये क्या है, ये होती है आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग, जहां पे अगर मैं अपने पार्टिसिपेंट्स तक आसानी से नहीं पहुंच सकती हूँ, उन तक पहुंचना मेरे लिए अगर कठिन होता है, तो मैं करती हूँ स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है कि पहला कथन तो इनकरेक्ट है, दूसरा आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इन द केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा इनमें से करेक्ट होगा? नकारात्मक रूप से विषम वितरण के मामले में कौन सा इनमें से सही है, ये आपको चूज करना है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तरीके के आपके पास में स्क्यूड होते हैं। नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड में होता है मीन, मीडियन और मोड। इस तरीके से आपका नेगेटिव स्क्यूड जो है वो बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, रिसर्चर्स while writing manuscript often use the abbreviation ETAL. It means यानी कि शोधकर्ता है ना हस्तलिपि लिखते समय कुछ है ना संक्षेपाक्षर का यूज करता है, जैसे कि ETAL। तो ये जो ETAL है इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा अल्टरनेट, एंड अदर्स, एट द एंड, या फिर एंड अल्टरनेटिव, अतिरिक्त विकल्प, और अन्य, अंत में, या फिर और विकल्प रूप से। जो ETAL हम हमारी रिसर्च में मैंने आपको पहले भी बताया था, CF का समझाया था मैंने आपको, है ना। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको CF का बताया था कि CF शॉर्ट फॉर्म क्या है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो वो कंपेयर की शॉर्ट फॉर्म है। वैसे ही यहाँ पे पूछा है जो ETAL है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो हम किसके लिए लगाते हैं, तो हम अदर्स के लिए लगाते हैं। ठीक है, और अन्य के लिए अगर हमको लिखना है कि कोई रिसर्च है, ठीक है, ये रिसर्च अगर 4-5 लोगों ने मिलकर करी है, तो मैं इस रिसर्च में जो नाम लिखूंगी वो मैं पूरे 5 लोगों का नहीं लिख सकती हूँ, या फिर किसी 10 लोगों ने मिलकर लिखी है ये रिसर्च, तो मैं 10 लोगों का नाम वहां पे नहीं लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं 1 या 2 जने का नाम लिख दूंगी और उसके आगे लिख दूंगी मैं ETAL, यानी कि ये 2 जने हैं और 2 के और अन्य भी हैं, और अन्य यानी कि अदर्स भी हैं, यानी कि और बाकी लोग भी हैं। ये 2 तो है, इनके अलावा और लोग भी हैं। तो ETAL का मतलब क्या होता है, अदर्स, यानी कि और अन्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, अगेन आपसे सैम्पलिंग के ऊपर सवाल आया है, यानी कि सैम्पलिंग से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज अ रिसर्चर क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ एवरीबडी इन अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड सिलेक्टेड एवरी 10th नेम इन ऑर्डर टू गेट अ लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स कॉम्प्रोमाइजिंग द सैंपल। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग, स्टैटिक है ना, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, या फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब हिंदी में क्या लिखा है पढ़ देती हूँ एक बार। एक शोधकर्ता ने लक्ष्य है ना जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के नामों की एक सूची तैयार की और प्रत्येक 10वें नाम का चयन करके प्रतिदर्शन में शामिल प्रतिभागियों की एक सूची बनाई। प्रतिचयन के इस प्रकार को क्या कहेंगे हम, कोटा प्रतिचयन कहेंगे, व्यवस्थित प्रतिचयन कहेंगे, सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन कहेंगे, या फिर सुविधाजनक प्रतिचयन कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है समझा देती हूँ। कोई रिसर्चर है ना, उसने अपनी पॉपुलेशन में से हर 10वें इंसान को अपनी लिस्ट में उतार लिया, हर 10वें इंसान को अपनी लिस्ट में उतारा है। तो ये कौन सी प्रकार की सैम्पलिंग है, यानी कि कोई रिसर्चर है, उसको रिसर्च करनी है, उसको पॉपुलेशन में से सैंपल चूज करना है। अब उसने क्या करा, अपनी पॉपुलेशन में से हर 10वें इंसान को
हर 10th आदमी को अपनी लिस्ट में उतार लिया, अपनी सैंपल की लिस्ट में उतार लिया। तो ये किस प्रकार का सैंपलिंग मेथड है? ये है आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड। ऑप्शन नंबर बी जो है व्यवस्थित चयन, ये इसका सही उत्तर है। कैसे? सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड क्या होता है? हम जब भी सैंपल को चूज करते हैं तो हम एक सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, उसने हर 10वें इंसान को चूज करा है, यानी कि पहले 9 को छोड़कर जो 10वां इंसान था उसको चूज करा है, फिर आगे जाके फिर 9 को छोड़ा है और फिर 10वें को चूज करा है, फिर आगे जाके 9 को छोड़ा है और फिर 10वें को चूज करा है ना। तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिखेगा, एक सिस्टम दिख रहा है ना यहाँ पे कि हर 10वें इंसान को उसने चूज करा है। तो ऐसे को हम बोलते हैं व्यवस्थित प्रतिचयन यानी कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग, जहाँ पे हम एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम का यूज करते हैं सैंपल्स को चूज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज फैक्टर रिसर्च लाइज इन टर्म्स ऑफ, यानी कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि से है ना प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध में महत्वपूर्ण अंतर होता है। आपको बताना है कि एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में क्या अंतर है। इन चारों ऑप्शन में से वो आपको चूज करना है। सिलेक्शन ऑफ सैंपल, कॉजल कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यूज ऑफ रिसर्च टूल, या फिर कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, प्रतिदर्शन के चयन, दो चरों के बीच कारण कार्य संबंध, शोध उपकरण का उपयोग, या फिर निराश्रित चर में नियंत्रण और जोड़ तोड़। आपको बताना है कि जो प्रयोगात्मक जो आपका अनुसंधान होता है और जो आपका कार्योत्तर शोध होता है, ठीक है, प्रयोगात्मक आपका शोध होता है एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में क्या अंतर होता है? तो उनमें अंतर होता है कंट्रोल और मैनिपुलेशन का। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि हर टाइप ऑफ मेथड, हर है ना मेथड ऑफ रिसर्च जो होती है, अलग अलग प्रकार की जो रिसर्च होती है, उनके कुछ ना कुछ कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी कीवर्ड है कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल भी करते हैं, नियंत्रण में भी रखते हैं अपने चरों को, और उनकी हेर फेर भी कर सकते हैं, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोज फैक्टो में ना ही हम कंट्रोल में रखते हैं, ना ही हम हेर फेर कर सकते हैं। तो ये दोनों ही उसमें नहीं होती है। तो ये अंतर पता चल गया, एक्सपेरिमेंट में क्या कर सकते हैं, एक्सपोज फैक्टर में क्या नहीं कर सकते हैं। बस यही अंतर हमको बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा इन द रिसर्च? निम्नलिखित में से कौन शोध में प्राथमिक डेटा का उदाहरण है? आपको प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल बताना है। डेटा ऑब्टेन फ्रॉम बुक्स, डेटा ऑब्टेन फ्रॉम रिसर्च आर्टिकल्स, डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सर्वे कंडक्टेड बाय रिसर्चर, या फिर डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। पुस्तकों से प्राप्त किया हुआ डेटा, शोध लेखों से प्राप्त किया हुआ डेटा, शोधकर्ता द्वारा किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त किया हुआ डेटा, या फिर द्वितीयक स्रोत से प्राप्त किया हुआ डेटा। अब आपको अगर पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो होता है जब रिसर्चर अपने फर्स्ट हैंड ऑफ डेटा का यूज करता है ना, फर्स्ट हैंड ऑफ डेटा का यूज करता है, वो होता है आपका प्राइमरी डेटा। लेकिन सेकंड हैंड ऑफ डेटा का जब हम यूज करते हैं वो होता है आपका सेकेंडरी डेटा। अब और इजी भाषा में समझाती हूँ। प्राइमरी डेटा होता क्या है? जो रिसर्चर अपनी रिसर्च के लिए खुद जाकर जिसकी खोज करता है, ठीक है, वो होता है प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, रिसर्चर ने खुद से जाकर उस डेटा को फाइंड नहीं किया है, खुद से जाकर उस डेटा की खोज नहीं करी है, किसी दूसरे इंसान ने उस डेटा की खोज करके रखी थी, उसने क्या करा, सिर्फ उस डेटा को अपनी रिसर्च में यूज कर लिया, उसने खुद ने उसकी खोज नहीं करी है। ये होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्राइमरी डेटा है कि मुझे अपनी रिसर्च में कुछ करना है, मुझे अपनी रिसर्च करनी है, तो मुझे उसके लिए डेटा की जरूरत है। ठीक है, मुझे उसके लिए डेटा की जरूरत है। अब मैं डेटा कलेक्ट करने के लिए मैंने चूज किया है सर्वे मेथड या फिर क्वेश्चनर। अब डेटा चूज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये सब कुछ मैंने अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, या तो मैं सर्वे का यूज कर रही हूँ या फिर मैं क्वेश्चनर का यूज कर रही हूँ डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चनर का सपोज अगर मैं यूज कर रही हूँ तो क्वेश्चनर में क्या होता है, मैं जाके लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी और उनसे वो जब जवाब देंगे तो वो मेरा डेटा हो जाएगा और मुझे मेरा डेटा जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को कोई रिसर्च करनी है कोई टॉपिक के ऊपर, तो मैं जाके लोगों से सवाल पूछ रही हूँ, लोग मुझे उसके बारे में जवाब दे रहे, वो मेरे को डेटा मिल गया। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपने डेटा की खोज मैं खुद जाकर कर रही हूँ। तो ये है प्राइमरी डेटा, प्राथमिक डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है? मैंने किसी बुक में देखा है, कोई टॉपिक है जो जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, उस टॉपिक पे मैं जाकर खुद से उस ना टॉपिक के बारे में डेटा को कलेक्ट नहीं किया है मैंने, लेकिन मैंने कहीं पे बुक में देखा था कि बुक में कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने वो बुक से उठाकर और अपनी रिसर्च में यूज कर लिया। या फिर किसी मैंने कहना न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कुछ पढ़ा था उस टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो मैंने वो डेटा जो है वो अपनी रिसर्च में यूज कर लिया। तो ये सेकेंडरी डेटा क्या हुआ? जो मैंने खुद से जाकर मैं नहीं लिख रही हूँ, किसी और ने निकाला था उसको अपने काम के लिए, अपनी किताब के लिए किसी और ने निकाला था, है ना, अपने रिसर्च आर्टिकल के लिए किसी और ने निकाला था, अपने न्यूज़पेपर के लिए किसी और ने निकाला था। मैंने क्या करा है,
मैंने सिंपली उसको यूज कर लिया, वो मेरा फर्स्ट हैंड नहीं है, मैंने उसका दूसरे का काम यूज करा है, ठीक है। तो ये होता है सेकेंडरी डेटा। अब समझ में आ गया। अब पूछा है कि प्राइमरी डेटा जो है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल क्या है, डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सर्वे। मैंने खुद से जाके सर्वे किया है और सर्वे करके मैंने लोगों से एक एक सवाल पूछे हैं, यानी कि मैंने खुद से जाके डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है। मैं किताब से डेटा को चूज कर रही हूँ, किताब में तो किसी दूसरे ने अपने काम के लिए निकाला था ना डेटा को, मैंने तो सिर्फ उसके डेटा को यूज किया है, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। रिसर्च आर्टिकल भी नहीं होगा। रिसर्च आर्टिकल, उस आर्टिकल में किसी दूसरे ने अपने काम के लिए वो डेटा को निकाला था, मैंने सिर्फ उस डेटा को यूज करा है, मैंने खुद ने उस डेटा को खोज नहीं की है, तो ये भी सेकेंडरी हो जाएगा। और सेकेंडरी सोर्स तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इनमें से कौन सा आपको बताना है कि गुणात्मक शोध का उदाहरण है। सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी एंड मेटा एनालिसिस। सर्वेक्षण, प्रयोग, केस स्टडी और मेटा विश्लेषण। अब आपको अगर पता है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च जहाँ पे हम इन डेप्थ में स्टडी करते हैं चीजों की, है ना, जहाँ पे हम इन डेप्थ में स्टडी करते हैं चीजों की, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, क्वालिटेटिव रिसर्च जहाँ पे हम टेक्स्ट का यूज करते हैं, कुछ भी अगर मेरे को देना है डेटा तो मैं वहां पे टेक्स्ट का यूज करूंगी, ठीक है। मैं इमेजेस का यूज कर सकती हूँ, मैं पिक्चर्स का यूज कर सकती हूँ, यानी कि फोटोज का इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन मैं नंबर्स का भी चलो इस्तेमाल कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, हम यहाँ पे इन डेप्थ में स्टडी नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को देखते हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट का, है ना, और इमेजेस का, पिक्चर्स का, इनका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फिर किसका करते हैं मैम, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम क्वांटिटेटिव डेटा में आपका जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डेटा को जो कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में करते हैं, ना कि टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये अंतर है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गुणात्मक शोध का आपका एग्जाम्पल है। तो केस स्टडी जो है वो आपका क्या है, गुणात्मक शोध का एग्जाम्पल है। बाकी आपका सर्वे हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, मेटा विश्लेषण हो गया, ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके है ना, ये सभी आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च है, लेकिन ये आपकी क्वालिटेटिव है केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी होती क्या है, केस स्टडी इज एन इन डेप्थ एनालिसिस। मैंने बताया था क्वालिटेटिव में हम इन डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, केस स्टडी किसी एक व्यक्ति, समूह या घटना का गहन विश्लेषण होता है, ठीक है। In depth analysis of a single individual, group or event. It is form of qualitative research that provide detailed description and insight into the subject of study. यहाँ पे हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं। ये गुणात्मक शोध का एक रूप है जो अध्ययन के विषय में विस्तृत विवरण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये आपका केस स्टडी क्या होता है, जहाँ पे हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी व्यक्ति या किसी समूह या फिर किसी घटना के बारे में, ठीक है। हम जब इन डेप्थ में स्टडी करते हैं, जब हम उसका गहन विश्लेषण करते हैं, जब हम उस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो वो होता है आपका केस स्टडी, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च। शोध में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है। साहित्य की समीक्षा क्या होती है, यह आपका जो रिसर्च आप करते हो तो उसका एक आपका स्टेप होता है, ठीक है, आपका एक चरण होता है। अब लिटरेचर रिव्यू होता क्या है बेसिकली, मैं सारे पहले आपको टॉपिक समझा रही हूँ ताकि आप उसको समझ पाओ और फिर खुद की समझ से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, लिटरेचर रिव्यू होता है कि अगर मुझे अपनी किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, तो मुझे उस टॉपिक पे अभी तक मैंने रिसर्च करी नहीं है, खोज करना शुरू नहीं किया है, लेकिन जब मैंने खोज करना शुरू ही नहीं किया है तो मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं है उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैंने टॉपिक को चूज कर लिया कि भाई सपोज ये कोई XYZ टॉपिक है जिसके ऊपर मेरे को अपनी शोध जो है, रिसर्च जो है वो करनी है, लेकिन उसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डेटा है, क्या उसके बारे में जानकारी है, वो तो मेरे को लेनी पड़ेगी। वो कैसे लूंगी, मैं साहित्य की समीक्षा करके, लिटरेचर रिव्यू करके। सिंपली अगर बताऊं आसान भाषा में, सरल भाषा में, तो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, रिसर्च को करने के लिए जो आप किताबें पढ़ते हो, अलग अलग जगह से डेटा को कलेक्ट करते हो, अलग अलग जगह से जो आप जानकारी प्राप्त करते हो उस रिसर्च के टॉपिक से जुड़ी हुई, उसको ही हम कहते हैं साहित्य की समीक्षा। सिंपल सी भाषा में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब क्या बोला है कि साहित्य की समीक्षा जो हम करते हैं उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, टू समराइज प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स, टू क्रिटिक प्रीवियस रिसर्च, टू आइडेंटिफाई गैप इन द लिटरेचर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। पिछले शोध निष्कर्षों का सारांश करने के लिए, पिछले शोध की आलोचना करने के लिए, साहित्य में अंतराल की पहचान करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब हम साहित्य की समीक्षा करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स को भी देखते हैं। भाई आज से पहले इस टॉपिक में जो भी रिसर्च हुई है वो क्या रिसर्च हुई है, तो पिछले शोध निष्कर्ष को है ना सारांशित करने के लिए भी हम है ना साहित्य की समीक्षा करते हैं, ठीक है। फिर बोला है पिछले शोध की आलोचना करने के लिए,
अब अगर मैं किसी टॉपिक पे रिसर्च करने वाली हूँ तो उस टॉपिक पे पहले से भी रिसर्च हो रखी होगी, कुछ ना कुछ तो हो ही रखी होगी, ठीक है। अब जो उस पर रिसर्च हो रखी है उसमें मेरे को कुछ ना कुछ आलोचना करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ मेरे को प्रॉब्लम निकालनी पड़ेगी, तभी तो मैं आगे जाके उस प्रॉब्लम पे ही तो रिसर्च करूंगी उस टॉपिक में, ठीक है। अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर मैं रिसर्च किस बात की करूंगी, मेरे को उसकी आलोचना करनी पड़ेगी, लेकिन वो करने के लिए पहले मेरे को लिटरेचर रिव्यू तो करना पड़ेगा ना, किताबें तो पढ़नी पड़ेगी, साहित्य की समीक्षा तो करनी पड़ेगी ना, तो ये भी सही है। और गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, साहित्य में अंतराल की पहचान करने के लिए, अब ये क्या होता है, गैप्स को आइडेंटिफाई करना, यानी कि कोई टॉपिक है, सपोज मेरे को अगर फेमिनिज्म के ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि फेमिनिज्म में बहुत सारे एरियाज है, बहुत वाइड टॉपिक है। अब फेमिनिज्म में किस टॉपिक के ऊपर आज तक रिसर्च नहीं हुई है, नारीवाद में किस टॉपिक पे आज तक रिसर्च नहीं हुई है, वो टॉपिक मेरे को खोज के निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, किताबें पढ़ के कि भाई कौन से टॉपिक पे रिसर्च हो चुकी है, कौन से पे रिसर्च नहीं हुई है, ये भी मेरे को साहित्य की समीक्षा करके ही पता चलेगा, लिटरेचर रिव्यू करके ही पता चलेगा। गैप्स को फाइंड कैसे करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करके। तो इसलिए सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लगाया हुआ है, स्पष्टीकरण क्या है, literature review serves multiple purpose including summarizing previous research findings, criticizing previous research and identifying gaps in the literature review, ठीक है। एक है ना साहित्य समीक्षा कई उद्देश्यों को पूरा करती है, जिसमें पिछले शोध निष्कर्षों को सारांशित किया, सारांशित करना, पिछले शोध की आलोचना करना, साहित्य में अंतराल की पहचान करना शामिल है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको बाद में और पढ़ सकते हो। अगला सवाल क्या बोला है, Which of the following is not a characteristics of a good research question? निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे शोध प्रश्न की विशेषता नहीं है? It is clear and concise. It is broad and vague. It is relevant to the study. It is relevant to the field of study. It is feasible to answer. आपको बताना है कि कौन सा अच्छे शोध प्रश्न की विशेषता नहीं है, वो आपको बतानी है। तो अगर शोध प्रश्न आपका क्लियर है तो ये तो विशेषता होती है, लेकिन कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए को हटा दो। बी क्या बोल रहा है, यह व्यापक है और अस्पष्ट है। अस्पष्ट यानी कि जब भी आप अपना शोध का प्रश्न तैयार कर रहे हो, रिसर्च का क्वेश्चन तैयार करते हो, तो वो अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो ये विशेषता नहीं है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। थर्ड क्या बोला है, वो रिलेवेंट है, यानी कि यह अध्ययन के क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये बुरी बात थोड़ी ना है। हमको यहाँ पे जो नहीं है विशेषता वो बतानी, पर ये तो विशेषता है। अगला क्या बोला है, इसका उत्तर देना संभव है, यानी कि इट इज फीजेबल टू आंसर। ऐसे क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन जिनका आंसर हम दे सकते हैं। तो ये भी बात सही है भाई, ऐसे क्वेश्चन हमको चूज करने हैं रिसर्च के अंदर जिन प्रश्नों का उत्तर हम दे सके, तो ये भी एक विशेषता होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, यानी कि ये इसकी विशेषता नहीं होती है कि ये व्यापक है और अस्पष्ट है। यानी कि रिसर्च का क्वेश्चन, अगर आपका शोध प्रश्न जो है अगर वो व्यापक और अस्पष्ट है, तो ये आपकी जो शोध प्रश्न है उसकी विशेषता नहीं होती है, ठीक है। ब्रॉड एंड वेग आपका रिसर्च की क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है, एक्सप्लेनेशन में बोला है गुड रिसर्च क्वेश्चन शुड बी क्लियर, कंसाइज, रिलेवेंट टू द फील्ड ऑफ स्टडी एंड फीजेबल टू आंसर। इट शुड नॉट बी ब्रॉड एंड वेग एज दिस कैन मेक इट डिफिकल्ट टू फोकस द रिसर्च। यानी कि एक अच्छा शोध प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, है ना, अध्ययन के क्षेत्र के लिए प्रासंगिक होना चाहिए और उत्तर देने योग्य होना चाहिए, ठीक है। यह व्यापक और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन रिसर्च? अनुसंधान में यादृच्छिक नमूनाकरण का उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया अभी, सैम्पलिंग एक तो होती है आपकी रैंडम सैम्पलिंग यानी कि प्रोबेबिलिटी, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो रैंडम सैम्पलिंग है उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? पहला बोला है कि टू एंश्योर दैट एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, टू सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, to ensure that sample is representative of the population and to reduce bias in the selection process। यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित होने का समान मौका मिले, विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर प्रतिभागियों का चयन करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नमूना जनसंख्या का प्रतिनिधि है और चयन प्रक्रिया में पूर्वाग्रह को कम करने के लिए। आपको क्या बताना है यहाँ पे, अनुसंधान में यादृच्छिक नमूनाकरण का उद्देश्य क्या होता है? जो हम रैंडम सैंपल चूज करते हैं ना, उसका मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस होता है कि रैंडम सैम्पलिंग का जो मेन उद्देश्य है वो यही होता है कि हर एक इंसान को इक्वल चांस मिलता है सैंपल के तौर पे चूज करने के लिए, ठीक है। यानी कि टू एंश्योर दैट एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित होने का समान मौका मिले। तो ये इसका मेन पर्पस होता है, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 8 का सही आंसर है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने इसका स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन लगाया हुआ है। रैंडम सैम्पलिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इन सच अ वे दैट एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। दिस हेल्प टू एंश्योर दैट सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन एंड रिड्यूस बायसेस इन द सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि यादृच्छिक नमूनाकरण में जनसंख्या से एक नमूना इस तरह से चुनना शामिल है कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान संभावना हो। ठीक है, इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि नमूना जनसंख्या का प्रतिनिधि है और चयन प्रक्रिया में पूर्वाग्रह कम हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर जो ए है, कौन सा देखा था हमने, उत्तर जो ए है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पायलट स्टडी इन द रिसर्च। शोध में पायलट अध्ययन का है ना, पायलट अध्ययन जो हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। पायलट स्टडी की जो पर्पस है वो क्या है शोध के अंदर, टू टेस्ट फीजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च डिजाइन, टू कलेक्ट प्रीलिमिनरी डेटा, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम और इशू, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अनुसंधान डिजाइन की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए, प्रारंभिक डेटा एकत्र करने के लिए, संभावित समस्याओं या मुद्दों की पहचान करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पायलट स्टडी होती क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको समझाती हूँ पायलट स्टडी क्या होती है, पायलट अध्ययन होता क्या है। अगर मैं किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करने वाली हूँ, है ना, लेकिन वो टॉपिक बहुत बड़ा है या फिर उस टॉपिक पे मैंने आज तक कभी रिसर्च नहीं करी है, तो क्योंकि मेरी रिसर्च गलत ना हो, मेरी मेहनत जो है वो पानी में ना जाए, इसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले पायलट स्टडी कर लूंगी, पायलट अध्ययन कर लूंगी। ये क्या होता है, पायलट स्टडी होती है आपकी जो आप रिसर्च करने वाले हो। ठीक है, उस रिसर्च को आप एक छोटी रिसर्च में ट्राई करके देख रहे हो। यानी कि एग्जाम्पल दो सिंपल भाषा में, मेरे को है ना 10 किलो का बनाना है, मेरे को केक बनाना है। ठीक है, 10 किलो का मुझे केक बनाना है, लेकिन मैंने कभी बनाया ही नहीं है, मुझे पता नहीं है कि इसमें कौन कौन सी सामग्रियां जो है ना इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, इसमें वो कौन कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में लगेगी, इसमें जो आपका है ना कॉर्न फ्लावर है या फिर जो भी आप फ्लावर यूज करोगे वो कितना लगेगा, इसमें शुगर पाउडर कितना लगेगा, ठीक है, इसमें चॉकलेट कितनी लगेगी, इसमें सिरप कितना लगेगा, वो मेरे को नहीं पता है। मेरे को कितनी देर तक इसको पकाना है, कितनी देर तक इसको ठंडा करना है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो फिर मैं 10 किलो का जो केक बनाना चाहती हूँ वो बनाऊंगी कैसे। उसके लिए पहले क्या करूंगी, मैं एक छोटा केक बना के तैयार करूंगी। ठीक है, आधा किलो का 1 किलो का छोटा केक बना के तैयार करूंगी। और क्योंकि उस छोटे केक में सारी चीजें जो है वो कम मात्रा में यूज होगी, है ना, आटा यूज करूंगी तो वो कम लगेगा, मैं अगर चीनी यूज करूंगी तो वो कम लगेगी, चॉकलेट यूज करूंगी तो वो कम लगेगी। ठीक है, तो सारी चीजें कम यूज होगी, तो मेरे को आइडिया मिल जाएगा भाई अच्छा हाँ इस तरीके से मैंने किया तो यही चीज मेरे को सेम बड़ा केक बनाने के लिए भी करनी है। ये होती है पायलट स्टडी। कोई बड़ी रिसर्च में करने वाली हूँ, लेकिन उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये सब चेक करने के लिए जब मैं उसको छोटे लेवल पे चेक करके देखती हूँ कि भाई क्या ये चीज मेरे से हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है ना, उसके लिए हम करते हैं पायलट स्टडी। आगे अब बात समझ में कि पायलट स्टडी होती क्या है, पायलट अध्ययन अब क्या होता है। अब आपको बताना है कि जो पायलट अध्ययन हम करते हैं उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। टू टेस्ट फीजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च, अनुसंधान डिजाइन की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए हम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। फीजिबिलिटी यानी कि जो मैंने रिसर्च डिजाइन बनाई है क्या मैं वाकई में इसको कर सकती हूँ या फिर नहीं कर सकती हूँ। भाई मैं ये रिसर्च कर सकती हूँ या फिर नहीं कर सकती हूँ, उसको छोटे पैमाने पे चेक करके देखूंगी, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला है प्रीलिमिनरी डेटा को चेक करने के लिए, प्रारंभिक डेटा एकत्र करने के लिए, तो ये भी बात एकदम सही है। अगला क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम और इशू, है ना, समस्या क्या है उस मुद्दे की पहचान करने के लिए भी हम करते हैं पायलट स्टडी। यानी कि डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है, पायलट स्टडी इज अ स्मॉल स्केल स्टडी, जो भी हम बड़ी चीज में करने वाले हैं उसको जब हम छोटे लेवल पे करते हैं, छोटे पैमाने पे जब भी हम उस रिसर्च को करते हैं तो उसको बोलते हैं पायलट स्टडी। ठीक है, preliminary study conducted to test feasibility of the research design, collect preliminary data and identify potential problem or issues that may arise during the main study। यानी कि स्पष्टीकरण क्या लिखा हुआ है, एक पायलट अध्ययन एक छोटे पैमाने पर प्रारंभिक अध्ययन है जो अनुसंधान डिजाइन की व्यवहार्यता का परीक्षण करने, प्रारंभिक डेटा एकत्र करने और मुख्य अध्ययन के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित समस्या या मुद्दों की पहचान करने के लिए आयोजित किया जाता है। यानी कि जब मैं मेन स्टडी करूंगी ना, जो भी मैं मेन स्टडी करूंगी तो उस मेन स्टडी में क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या समस्याएं आ सकती है, उसको चेक करने के लिए पहले मैं उसको छोटे पैमाने पे चेक करके देख लूंगी, तो वही होती है आपकी पायलट स्टडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन रिसर्च। शोध में सांख्यिकीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है, टू समराइज डेटा, टू टेस्ट हाइपोथेसिस, टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिलेशनशिप, या फिर ऑल ऑफ द अबव।
डेटा को सारांशित करने के लिए, परिकल्पनाओं के परीक्षण करने के लिए, पैटर्न और संबंधों की पहचान करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। जो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं रिसर्च में, उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि हमको डेटा को क्या करना है, सारांशित करना है, डेटा को हमको समराइज करके देना है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, परिकल्पना जो आप है ना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए भी हम करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिलेशनशिप, यानी कि पैटर्न और संबंधों की पहचान करने के लिए भी हम सांख्यिकीय विश्लेषण यानी कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो रिसर्च में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज यूज्ड इन रिसर्च टू समराइज डेटा, टेस्ट हाइपोथेसिस, आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन द डेटा। इट हेल्प्स रिसर्चर्स ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा, यानी कि स्पष्टीकरण में क्या लिखा हुआ है, सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग अनुसंधान में डेटा को सारांशित करने, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और डेटा में है ना पैटर्न और संबंधों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह शोधकर्ताओं को अपने डेटा से सार्थक निष्कर्ष निकालने में भी मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, इनमें से कौन सा रिसर्च डिजाइन का प्रकार नहीं है? एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी या फिर हाइपोथेटिकल, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, इनमें से कौन सा रिसर्च डिजाइन का प्रकार नहीं है? प्रयोगिक, वर्णनात्मक, खोजपूर्ण या फिर काल्पनिक। तो काल्पनिक आपने कहीं देखा है रिसर्च डिजाइन? हाइपोथेटिकल हमने कहीं पे भी रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ा ही नहीं है, तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला था, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा रिसर्च डिजाइन का टाइप नहीं है। रिसर्च डिजाइन मतलब इनमें से कौन सा रिसर्च का प्रकार नहीं है, रिसर्च का टाइप नहीं है, सिंपली आपसे यही पूछा था। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी होती है, वर्णनात्मक शोध भी होता है, एक्सप्लोरेटरी यानी कि खोजपूर्ण शोध भी होता है जहाँ पे हम खोज करते हैं, ठीक है। लेकिन हाइपोथेटिको रिसर्च आपकी नहीं होती है, काल्पनिक रिसर्च आपकी नहीं होती है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में भी यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, experimental, descriptive and exploratory are all type of research designs. However, hypothetical is not a recognized type of research design, यानी कि प्रायोगिक, वर्णनात्मक, खोजपूर्ण सभी प्रकार शोध डिजाइन है, हालांकि काल्पनिक अनुसंधान डिजाइन का एक मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। यानी कि प्रायोगिक रिसर्च डिजाइन होती है, वर्णनात्मक रिसर्च भी होती है, खोजपूर्ण शोध भी आपका होता है, लेकिन काल्पनिक शोध कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीयर रिव्यू इन रिसर्च? शोध में सहकर्मी समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ द रिसर्च, प्रोवाइड फीडबैक टू ऑथर, आइडेंटिफाई एरर्स और फ्लॉज इन द रिसर्च, या फिर ऑल ऑफ द अबव। शोध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, लेखकों को फीडबैक प्रदान करने के लिए, शोध में त्रुटियां या फिर खामियों की पहचान करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अब पीयर रिव्यू होता क्या है, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था कि मैं कोई रिसर्चर हूँ, मुझे अपना आर्टिकल जो है वो पब्लिश करना है। पब्लिश करने के लिए मैं गई जर्नल के पास में, उस जर्नल में मैंने बोला कि इस जर्नल के अंदर मेरा आर्टिकल पब्लिश कर दो, लेकिन पब्लिश करवाने से पहले ये जर्नल क्या करेगा, उस आर्टिकल को भेजेगा किसके पास में? एक्सपर्ट के पास में, उसको चेक करने के लिए, है ना। एक्सपर्ट के पास में भेजेगा और फिर बाद में ये एक्सपर्ट उसको चेक करके भेजेगा वापस से जर्नल के पास में कि भाई मैंने चेक कर लिया है, जो गलतियां थी वो ठीक कर दी है, अब कुछ भी गलतियां नहीं है, अब आप इसको पब्लिश करवा सकते हो। तो मैंने रिसर्च रिव्यू जो है, पीयर रिव्यू जो है वो क्यों किया है? क्वालिटी ऑफ रिसर्च को इंश्योर करने के लिए, शोध की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किया है कि भाई इसमें कुछ गलतियां तो नहीं है, इसकी गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, तो उसको इंश्योर करने के लिए किया है। प्रोवाइड फीडबैक टू ऑथर, लेखकों को फीडबैक प्रदान करने के लिए भी आपने कैसा काम किया, कैसा काम नहीं किया, उसके लिए भी हम करते हैं। और आइडेंटिफाई एरर और फ्लॉज इन द रिसर्च, यानी कि कुछ भी आपने शोध में अगर त्रुटियां करी है तो वो क्या करी है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उन खामियों को पहचानने के लिए भी हम पीयर रिव्यू करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि पीयर रिव्यू इज अ प्रोसेस इन विच रिसर्च इज इवेल्युएटेड बाय एक्सपर्ट इन द सेम फील्ड टू एंश्योर इट्स क्वालिटी, प्रोवाइड फीडबैक टू ऑथर एंड आइडेंटिफाई एनी एरर और फ्लॉज इन द रिसर्च बिफोर इट इज पब्लिश्ड। यानी कि सहकर्मी समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शोध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, लेखकों को प्रतिक्रिया है ना प्रदान करने और प्रकाशित होने से पहले शोध में किसी भी त्रुटि या खामी की पहचान करने के लिए उस क्षेत्र में विशेषज्ञ द्वारा अनुसंधान का मूल्यांकन किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम पीयर रिव्यू कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका सही आंसर है, ओके। अगला सवाल क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल? अच्छा रिसर्च प्रपोजल जो होता है आपका, अच्छा शोध प्रस्ताव जो होता है, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? इट इज वेल ऑर्गेनाइज एंड क्लियरली रिटन,
इट इंक्लूड्स डिटेल्ड बजट, इट इज फीजेबल एंड रियलिस्टिक, इट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू। यानी कि आपका कोई शोध का प्रस्ताव है जो क्या है, सुव्यवस्थित है और स्पष्ट है, तो ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ये तो विशेषता होगी, ये ऑप्शन हटा दो। ये क्या है, विस्तृत, इसमें विस्तृत बजट शामिल है, नहीं, हम कभी भी आपका जो शोध प्रस्ताव होता है उसमें हम बहुत ही डिटेल में बजट नहीं लिखते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि यही इसका सही आंसर है। कौन सी विशेषता नहीं है वो पूछा था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगर ये फीजेबल है यानी कि व्यवहार्य और यथार्थवादी है, रियलिस्टिक है, तो आपका रिसर्च का जो प्रपोजल है वो आपकी अच्छी विशेषता उसकी मानी जाएगी। और अगर इसमें एक व्यापक साहित्य समीक्षा शामिल है तो भी आपके रिसर्च का एक है ना अच्छा विशेषता वो मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि वाइल अ गुड रिसर्च प्रपोजल शुड इंक्लूड्स लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। एक अच्छा आपका रिसर्च का प्रस्ताव है उसमें क्या क्या होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। डिटेल्ड बजट इज नॉट नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिटेल्ड बजट जो है वो आपकी रिसर्च प्रपोजल की बहुत ही ज्यादा आवश्यक विशेषता नहीं होती है। ठीक है, this budget the budget is typically included in the proposal but its level of detail may vary depending on the requirement of the funding agency। यानी कि हम चाहते हैं तो हम रिसर्च प्रपोजल में अपने जो आप बजट के बारे में बताते हो वो बता सकते हो, लेकिन बहुत ही डिटेल में वहां पे व्याख्या करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, अगला पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इनमें से कौन से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो हमारे पास में है ना जो रिसर्च करते हैं उसमें दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं पैरामेट्रिक, एक होते हैं नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, एक होते हैं प्राचलिक, एक होते हैं गैर प्राचलिक परीक्षण। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है, कौन सा गैर प्राचलिक है। मैन वाइट ने यू टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट या फिर काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, आपको बताना है कि कौन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं आपके क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, ठीक है, मैन वाइट ने यू टेस्ट, और एक है आपका काई स्क्वायर टेस्ट। यानी कि मैन वाइट ने यू टेस्ट, क्रुस्कल वैली टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, ये है आपके नॉन पैरामेट्रिक। लेकिन एफ टेस्ट और टी टेस्ट जो है ये आपके पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, इनमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा जो है आपका उसका सोर्स नहीं है। इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, अनपब्लिश्ड थीसिस या फिर एनुअल रिपोर्ट। हमने देख लिया था कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। आपको बताना है कि कौन सा सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है, वो आपको बताना है। तो सेकेंडरी डेटा का सोर्स कौन सा नहीं है, क्वेश्चनर हो गया आपका, ठीक है, इंटरव्यू हो गया आपका, क्वेश्चनर हो गया और आपका अनपब्लिश्ड थीसिस हो गया, ये सभी आपके सेकेंडरी डेटा के सोर्स नहीं है। ठीक है, क्वेश्चनर में खुद जाकर है ना डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ, इंटरव्यू में खुद जाकर डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, और आपके है ना अनपब्लिश्ड थीसिस हो गया। ठीक है, मैं खुद जाकर डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ क्वेश्चनर में, इंटरव्यू में और ऑब्जर्वेशन में, यानी कि ए, बी और सी जो है ये तीनों आपके सेकेंडरी डेटा नहीं है, क्योंकि ये आपके प्राइमरी डेटा है जहाँ पे मैं खुद जाकर डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ए, बी और सी वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जहाँ पे हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको सारे टॉपिक्स जो है वो समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, थैंक यू।